कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है जो आज 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। हमारे साथ रफीक राथर साहब जुड़े हैं, पीडीपी के नेता हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी जुड़े हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, मेरा सवाल आपसे ये है, उमर अब्दुल्ला के एक सवाल से शुरुआत करूंगी। बीते कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी इस बिल को लेकर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे हर धर्म में दान पुण्य का कोई जरिया होता है, तो मुस्लिम समुदाय में वो वक्फ है। फिर सवाल क्यों? जी सुरेंद्र जी। नहीं, बेसिकली एक तो बिल को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, वक्फ बिल को वक्फ बिल तक ही लिमिट करना चाहिए। और तो एक कमेटी बनाई है, तो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो 430 पेजों का रिपोर्ट दिया है। तीन चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है जी। एक तो वक्फ अभी तक जो मैनेज हो रहा था वो ट्रांसपेरेंटली मैनेज नहीं हो रहा था। दूसरा कि जो इन्होंने इरेगुलरिटीज मतलब अननेसेसरली कुछ प्रॉपर्टीज इसमें एनेक्स की थी। तीसरी बात ये है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के युग में कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज होता जी। इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमको ये बताया जाए कि कितने भारत में कितने जो गरीब तबके के मुस्लिम्स हैं, कितने इंस्टीट्यूशन ऐसे खड़े हुए हैं जहां से जिन इंस्टीट्यूशन से गरीब मुस्लिम्स के बच्चे IAS क्वालिफाई किया है, मेडिकल साइंस पढ़ा है, इंजीनियरिंग साइंस पढ़ा है, या किसी भी प्रकार की जो जिनको आप कहेंगे आज के जो चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खड़ा हुआ है। और इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है, अगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, तो ये एक हेल्दी साइन है। और मैं समझता हूं कि आज जब बिल आएगी तो बिल पास हो जाएगी। लेकिन सुरेंद्र जी, इस बीच AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 का पूरी तरह से उल्लंघन है, मुसलमानों के अधिकार का हनन है। एक तबके का मुसलमान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वक्फ को मिसयूज कर रहा है, वो कैसे होने? लार्जली वक्फ का मतलब है कि वक्फ से एंटायर मुस्लिम सोसाइटी को एडवांटेज मिले। एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एडवांटेज मिल रहा है, वो इस वक्फ को मिसयूज कर रहा है, तो वो एक हेल्दी साइन तो नहीं है। अगर अब इसमें सिर्फ दो ही चीज तो है कि मॉनिटरिंग के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है उनको इन्वॉल्व किया गया है। सभी जो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ही चला रहे हैं। तो इससे क्या आपत्ति है अगर वक्फ बोर्ड में भी मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया जाता है? ये बेसिकली कुछ लोग जो मिसयूज कर रहे हैं, जिनको वक्फ के ट्रांसपेरेंसी पे आपत्ति है, वो इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और सामान्य मुस्लिम जन को भड़का रहे हैं। असल में ये सामान्य मुस्लिम जन के हित में है। इससे जो इंस्टीट्यूशन खड़े हो जाएंगे, उसमें जो वंचित मुस्लिम है भारत में और दूर वंचित मुस्लिम है भारत में, उसमें हॉस्पिटल खड़े हो जाएंगे, स्कूल खड़े हो जाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े हो जाएंगे। तो मुस्लिम बच्चों को भी भारत में IAS, IFS फॉरेन सर्विस में जाने का अधिकार है। मुस्लिम बच्चों को भी मेडिकल डॉक्टर बनने का अधिकार है, इंजीनियर बनने का अधिकार है, तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन वक्फ बोर्ड ने अभी तक खड़े नहीं किए हैं। अब वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मुस्लिम समाज में वंचित लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र जी, इस बीच जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, रिएक्शंस सामने इस पर जिस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब ये खेल पूरी तरह से परसेप्शन का है। जिस तरह का संदेश दिया जा रहा है, राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव जो आगे आने वाले समय में चुनाव है, चाहे इस साल बिहार के हो या अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा, एक राजनीतिक एजेंडा बीजेपी का ऐसे मानकर देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। देखिए, पक्ष जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी हर एक मुद्दे को पॉलिटिसाइज और वोट बैंक की राजनीति में दृष्टि से देखते हैं। तो वही शायद
एक नैरेटिव ऐसा फॉल्स और फैब्रिकेटेड नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, जिससे आप देख लीजिए कि आम जनता को मालूम नहीं है वक्फ क्या है। आम मुस्लिम समाज को जहां भी आप देख लीजिए, आप जरा एक सर्वे करके देख लीजिए कि भारत में जो मुस्लिम समाज है, अब उनका कनेक्ट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका लाभ हानि कितनी है वक्फ से, उनको मालूम नहीं है वक्फ क्या है। ये कुछ लोगों को मालूम है, और उसमें जो राजनीति विपक्षी पार्टी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुस्लिम समाज को ढाल बनाकर आने वाले इलेक्शंस में संभवतः एक पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। पर अभी जो पार्लियामेंट में बिल आने वाली है जी, उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। एक तो अगर कोई इलीगल एनेक्सेशन है कहीं भी, कुछ लोगों ने किया होगा। दूसरा कि इसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, ठीक है। इस बीच रफीक राथर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, रफीक राथर साहब से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुरेंद्र जी, क्योंकि विपक्ष की बात हो गई, विपक्ष का भी इस पर रुख क्या है वो देखना जरूरी है। रफीक राथर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ एक रिलीजियस लीडर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आगा सईद मुश्तबा साहब, और तलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलीमुल हफीज साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन रफीक राथर साहब, पीडीपी का क्या स्टैंड है, सबसे पहले वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पीडीपी का स्टैंड क्या है। आप मुझसे ये पूछे कि बहैसियत मुसलमान मेरा क्या स्टैंड है, क्योंकि मैं मुल्क का रहने वाला हूँ और कंसर्न सिटीजन हूँ, और मुझे हक बनता है कि मैं अपने मामला पर बात करूं। जो मेरे दोस्त अभी बीजेपी के बात कर रहे थे और मुसलमानों के लिए गिनवा रहे थे कि हम इनके फायदे की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं कि इनको कब से हमारी फिक्र पड़ी। 2014 से आज तक जब से इनकी सरकार आई है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला मुसलमानों का कंटिन्यूअस है सारे मुल्क में। उनकी निशानियों को मिटाया जा रहा है, उनकी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है, उनकी जो कल्चरल और सोशल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। और हर साल आप देखेंगे कभी एनसीसी, कभी ट्रिपल तलाक, कभी आपकी राम मंदिर, कभी ज्ञानपीठ, कभी और आज ये दूसरा मुद्दा। हर साल इनका ये रहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक एक ऐसे मुद्दे को उभारा जाए और उस पर वार किया जाए, ताकि जो मेजॉरिटी है उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सिलसिला जारी है। ठीक है रफीक राथर साहब, मैं इस तरह से अपना सवाल पूछती हूँ आपसे, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ कि सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो ये प्रावधान है, जो ये बदलाव हैं, वो जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लोगों का इससे क्या बुरा होगा? अच्छी बात है कि गरीब मुसलमान को भी पता चलेगा कि उनका कितना अधिकार है, उससे उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे यह बताइए आप, इसका फैसला हम करेंगे, मुसलमान करेंगे, या इसका फैसला गैर मुस्लिम करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे चले? आप मुझे बताइए, आपके इतने हिंदू ट्रस्ट हैं, आपका कुंभ मेला था, आपने मुसलमानों को वहां से आने से रोक दिया। हमारे इंस्टीट्यूशंस में कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को मेंबरशिप चाहिए। आपने जेबीसी बनाई, जेबीसी में जो मुसलमानों ने अपने कंसर्न सामने रखे, एक भी कंसर्न मुझे दिखाई जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया फाइनल ड्राफ्ट में। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की फिक्र जिस पार्टी को है, उससे आप यह पूछे कि हिंदुस्तान की तारीख में 47 से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमान एक भी मिनिस्टर नहीं है, एक भी एमपी आपका 345.43 जो आपने मैंडेट दिए, जो आपके मेंबर से, एक भी मुसलमान को आपने मैंडेट दिया नहीं दिया। तो आपको कब से मुसलमानों की फिक्र पड़ने लगी? हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, पहले समझना चाहे वक़्त है क्या। ठीक है, वक़्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टीज को डोनेट किया मुस्लिम वेलफेयर के लिए, और इस पर किसी का और हक नहीं है। इस मुस्लिम पॉपुलेशन का हक है, उन लोगों का हक है जो डेस्टिट्यूट हैं, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन सरकार को ये हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बीच जगदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रफीक राथर साहब, नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जगदीप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना विरोध इस चीज का किस लिए? क्योंकि बात तो सिर्फ पारदर्शिता की हो रही है। जो मुख्य 14 इसमें अमेंडमेंट शामिल की गई हैं, वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता को ही दिखाता है। ऐसा तो इसमें कहीं नहीं कहा गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उन पर कब्जा कर लिया जाएगा। पारदर्शिता का इसमें जिक्र किया गया है। तमाम दर्शकों को मेरा साधुवाद जी। ये संविधान पर सीधा हमला है। मुस्लिम समाज के साथ बीते 1 दशक में मोदी सरकार ने किस तरीके का रवैया अख्तियार किया है,
ये जग विदित है। मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहूंगा, क्योंकि अभी तक की चर्चा में मुद्दे की बात ना सामने आ पाई है, ना ये आपके दर्शकों तक पहुंच पाई है कि वास्तु स्थिति है क्या। तो मैं जरा बता दूं आपको, सबसे पहले ये कह देना कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो मुस्लिमों के हक में है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे सेक्शन 14 की बात ये करते, देखिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। वक्फ एक्ट 1995 की सेक्शन 2014 1A वो कहती है कि इसमें महिलाएं होनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में भाजपा की महिला नेत्री जो है वो चेयरमैन है, और जो 32 बोर्ड पूरे देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिया या सुन्नियों के हैं, उनमें महिलाएं पहले से हैं। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 32 में, जिसमें यह तय करने की बात है कि वक्फ अपनी आमदनी का इस्तेमाल कैसा करेगा, वो तमाम प्रावधान पहले से हैं। फिर सेक्शन 40 सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2022 वर्सेस हेमंत गुप्ता, इसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने यह क्लियर किया था कि ये वक्फ को अपने आधार और कारण बताने पड़ेंगे। और देखिए दुख किस बात का है, इस देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इसकी सेक्शन 4 बताती है कि अगर वक्फ को कहीं किसी संपत्ति पर अपना अधिकार बताना है तो पहले राज्य सरकार को बताना पड़ेगा, फिर सर्वे कमेटी अपॉइंट होगी, उसके बाद उसको सरकारी गजट में छापा जाएगा, रेवेन्यू कार्ड देखा जाएगा, म्यूटेशन उसकी देखी जाएगी, और इस पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहां एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए आप कह रहे हैं कि जितनी रेवेन्यू पावर्स है वो आप डिप्टी कमिश्नर्स को दे देंगे। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के एक धार्मिक संस्थान के अंदर गैर मुस्लिमों को उसमें डाला जाएगा। एक इसमें आपने और धारा जोड़ दी जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट्स की मुखालफत करती है, क्योंकि सच्चर कमीशन जगदीप जी क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जिस तरह से आप ये तमाम अमेंडमेंट्स और ये बड़े बड़े सेक्शंस गिना रहे हैं, यहां बात हो रही है वक्फ की संपत्ति, जो वक्फ की जितनी पावर है वो गरीब मुसलमान तक पहुंच रही है, उसका लाभ गरीब मुसलमान तक पहुंच रहा है कि नहीं? क्या ये सही नहीं होगा जगदीप जी, जो आपने तमाम चीजें गिनाए उसके बजाय आप ये गिनाते कि जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है या प्रभावशाली जो लोग हैं वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर कहीं ना कहीं किस तरह से असली मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, असल में किस तरह से उन तक लाभ पहुंच रहा है, क्या उसका आंकड़ा आपके पास है? जो गरीब मुसलमान है, जो बेरोजगार मुसलमान है, जो शिक्षा चाहता है, जो आगे पढ़ना चाहता है, उनके लिए किस तरह से वक्फ ने प्रावधान कर रखे हैं, क्या वो आंकड़ा आप गिना पाते? क्या ये बेहतर नहीं होता? ऐसा सामान आपको बता दूं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वक्फ बोर्ड और इसकी पावर्स को लेकर या इसकी कार्यप्रणाली को लेकर इतने प्रेजुडाइसेस हैं। पहले तो यह बता दूं कि वक्फ बोर्ड को कहीं पर भी किसी संपत्ति, चल या अचल संपत्ति पर अपना मलकियत या अपना अख्तियार जताने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि वक्फ बोर्ड जो है वो गरीब मुस्लिम लोगों के लिए किस तरीके से काम करता है या नहीं करता है। तो पहले यह समझ लीजिए कि यह चल और अचल संपत्तियां है क्या। इसमें कब्रिस्तान है, इसमें मदरसे हैं, इसमें मस्जिदें हैं। अब सवाल यह है कि जितने गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, कफन दफन की बात आती है, उन तमाम चीजों में जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की तत्कालीन सरकार ने 1994 में अमेंडमेंट्स की, तो क्यों की समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मुतवल्ली थे वो कहीं पर अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो थे उनको आगे रख के काम कर रहे थे, लिहाजा ये अमेंडमेंट्स की गई। और जितनी सेक्शंस मैंने आपको गिनवाई है, माफ कीजिएगा, जब तक आप तकनीकी तौर पर इसे डिस्कस नहीं करेंगी, लोगों तक ये चीज नहीं पहुंचेगी। तो वही बात है जगदीप जी, आपने खुद ये कह दिया जो मुतमल्ली थे, जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, उनकी वेरिफिकेशन का ही तो इसमें जिक्र किया जा रहा है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी जगदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, और मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में भोपाल में सड़क पर मुस्लिम महिलाएं उतरी हैं। थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए हैं। आफरीन उनमें से एक है जिन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो किया देश के लिए किया, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए किया। महिलाओं ने कहा कि करोड़ों की जमीन बड़े बड़े पेट वालों के कब्जे से बाहर आएगी, विरोध करने वालों के नसीब खराब हैं। ये भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने कहा है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं भोपाल से। भोपाल में मुस्लिम समुदाय की अगर आबादी देखें तो काफी ज्यादा है,
और ऐसे में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आई हैं और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये भोपाल से तस्वीरें आई हैं और हाथों में फूल लिए छोटी बच्चियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, कुछ महिलाएं हैं। सर बोलो। संघर्ष करो। सर बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भोपाल का आनंद नगर इलाका और यहाँ ये तमाम मुस्लिम महिलाएं यहाँ इसलिए नारे लगा रही हैं क्योंकि इनके सामने जो बैनर पोस्टर में आप देख रहे हो तो लिखा हुआ है कि वी सपोर्ट मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और बात हो रही है यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जो संशोधन विधेयक आ रहा है संसद में, इसको लेकर इन महिलाओं में जो उत्साह है। किस बात के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? यही कि मतलब बिल पास होना चाहिए और मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और आगे अच्छा ये वक्फ का जो बिल है, अगर ये कानून पारित होता है संशोधन का, इससे आपको क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। करोड़ों रुपए की जमीन दबी पड़ी है वो बाहर आएगी, वो हम लोग को कुछ फायदा होगा ना मुसलमानों को। भाई मुसलमानों के कब्जे में है ना वो बड़े बड़े पेट वालों के, सभी के लिए फायदेमंद है। जी बिल्कुल सभी के लिए फायदेमंद है। कैसे जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम इल्मा जी। क्या कैसे फायदेमंद है? देखिए वो है ना सड़क बना रहे हैं जिससे एक्सीडेंट कम हो रहे हैं और वो हॉस्पिटल बना रहे हैं तो लोगों की जान बच रही है, स्कूल बना रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और इससे ना आगे भी मतलब कि बहुत कुछ होगा। अगर ये वक्फ का जो संशोधन विधेयक आ रहा है, इसका समर्थन आपके तर्क क्या है? क्यों समर्थन कर रहे हो? क्योंकि इस चीज की जरूरत है, क्योंकि है ना हम उनके साथ हैं और इस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष है और ये सब लोग मुसलमान जो मुस्लिम समाज से यहाँ पर है और ये वक्फ का जो संशोधन विधेयक है उसको लेकर उनकी तरफ से समर्थन किया जा रहा है। मोदी जी संघर्ष करो मतलब वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करो। हाँ क्यों? इसलिए वो जो भी बिल लाते हैं, जो भी काम करते मोदी जी अच्छा काम करते हैं। सभी अच्छा काम करते हैं जी। जनता के हित में करते हैं सारे काम मोदी जी, इसलिए मोदी जी के फैसलों में हम लोग। अच्छा तो ये विरोध क्यों होता है? विरोध करने वाले करते हैं, हम लोग मोदी के साथ हैं। मोदी जी के खिलाफ तो कोई विरोध नहीं करता क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम ही नहीं करा जिनके उनके खिलाफ कोई विरोध करे। की जमीन दबी पड़ी है वो मुक्त होगी और शायद उस जमीन से इनका कुछ लाभ हो पाए, इस उम्मीद के साथ ये लोग सड़कों पर उतर आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं और इस बीच मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तलीमुल हफीज साहब। चलिए मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं पूरे देश भर से, जहां एक तरफ इसका विरोध हो रहा था तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं और वक्फ बिल के समर्थन में भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर लेकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोग हैं जो इसके समर्थन में भी हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जिस तरह की संपत्तियां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे भारतीय सेना के बाद तीसरी ये ऐसी संस्था है मुल्क में जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। इतनी संपत्ति है कि अगर इस संपत्ति को इकट्ठा कर दिया जाए तो राजधानी दिल्ली जैसे 3-3 शहर खड़े किए जा सकते हैं। इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है रिपोर्ट्स के मुताबिक। और अब जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल लाने की बात कही जा रही है उसमें कई अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि कई संशोधन हैं जिन्हें अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे पेश किया जाएगा लोकसभा में और उसके बाद फिर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ही कई तरह के तर्क वितर्क, कई तरह के बयानबाजियां इसको लेकर शुरू हो चुकी हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच किस तरह का संदेश जा रहा है वो साफ इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ राजनीतिक दलों के नजरिए से ही
मुस्लिम समुदाय के पास इसका परसेप्शन, ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, या फिर स्वतंत्र रूप से मुस्लिम समुदाय अपनी राय बना रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों का जवाब छिपा इन तस्वीरों में जो भोपाल से सामने आ रही हैं, जहां जो लोग समझते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां दबी हुई हैं उनका कहीं ना कहीं गरीब मुसलमान के लिए, उसके कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लेकर और ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर जश्न मनाया जा रहा है। तो रफीक राहतर साहब, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? आप भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर तो मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली। इस तरह गिर जाएगी और आपका मयार इतना गिर जाएगा कि एक स्टेज ड्रामा को आप किस तरह से पेश करेंगे, जैसे मुल्क के सारे मुसलमान भाई हैं। जरा इनसे पूछिए, ये जो डोल नाच रहे हैं, इनसे ये भी पूछे ना आपके वक्फ बिल क्या है। एक भी आदमी ये नहीं कह सका वक्फ बिल क्या है और मकसद क्या है, और आपका मकसद भी यही है। हम जहां समझते हैं जिस तरह का माहौल आपकी चैनल्स गोदी मीडिया जिस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं सारे मुल्क में, आपने भी रफीक राहतर साहब, आप वेल एजुकेटेड हैं। मैं एक मिनट आपको टोक रही हूँ। यू आर वेल एजुकेटेड जेंटलमैन। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नॉट डोंट मार्क पर्सनल कमेंट्स, सर। डोंट मार्क पर्सनल कमेंट्स। आई एम क्वेश्चनिंग यू ऑल्सो, आई एम क्वेश्चनिंग बीजेपी ऑल्सो, एंड आई एम क्वेश्चनिंग कांग्रेस ऑल्सो। सो डोंट मार्क मी लाइक दैट। दैट्स ऑल। मुल्क में आप ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो दिखा रहे हैं ना, आप ये जो स्टेज ड्रामा है, आप मुझे बताइए 25 करोड़ मुसलमानों का फैसला भोपाल पर 10 लोग करेंगे और आप उसको इस तरह से पेश करें जैसे सारे मुल्क की आबादी सड़कों पर है। ये गलत बात है। आपको ऐसे रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं गलत क्या है, मैं सुरेंद्र जी से इसका जवाब लेती हूँ। आप निशाना भले ही मुझ पर साध रहे हैं रफीक राहतर साहब, रफीक राहतर साहब, आप भले ही मुझ पर निशाना साध रहे हैं। आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। मेरा काम आपसे भी सवाल पूछना है, मेरा काम बीजेपी से भी सवाल पूछना है। सुरेंद्र अंबरदार जी बताइए, सुरेंद्र अंबरदार जी बताइए, क्या कहेंगे? ये रफीक राहतर साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर सड़कों पर है उनसे जरा एक बार पूछ लीजिए कि वक्फ बिल है क्या। आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। यू आर ए वॉइस जर्नलिस्ट, यू आर ए क्रिमिनल जर्नलिस्ट, आई एम टेलिंग यू। जी सुरेंद्र जी। चलिए जगदीप जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? हालांकि रफीक राहतर साहब मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसके लिए, विच इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन क्या कहेंगे आप? Honestly saying, ma'am, and reluctantly, may I ask you a few questions? Undoubtedly, you had projected few, whatever the, you could say, a kind of procession which was being on the road. But how many Muslim different organizations had shown their stance against it? This is the very first question. And my second point is it, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता दूं, वक्फ बोर्ड ना तो किसी की जमीन को हथिया सकता है, ना उसके ऊपर मालिकाना कब्जा जता सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। दिल्ली के महरौली में एक कोई दो परिवार थे, तो उन्होंने अपनी जमीन जो है वो किसी बिल्डर को बेच दी और बिल्डर ने उस पर फ्लैट बना दिए। उसके ऊपर जब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जताया और जब मामले की पड़ताल हुई तो पता चला कि उनके वालिद जो थे उन्होंने उसके ऊपर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड से लीज पर ली थी। अब ये आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर बड़े सेठों ने जमीनें कब्जाई हैं, तो मोदी जी के परम मित्र हैं हमारे अंबानी साहब, तो क्या उनका जो आलीशान घर। चलिए जगदीप जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा, उनका होल्ड पर चला गया है। लेकिन सुरेंद्र जी बताइए, जिस तरह से भोपाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनके ऊपर निशाना ये बोलकर साधा जा रहा है कि इनमें से एक भी आदमी को उठाकर आप पूछ लीजिए, एक भी महिला को उठाकर आप पूछ लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल आखिर है क्या। भोपाल की जो आपने इवेंट की जो आवाज मुझ तक आई, वहां एक नीलम नाम की कन्या जो कह रही थी कि बड़े बड़े लोगों ने वक्फ की हजारों कनाल की प्रॉपर्टी को एनक्रोच किया है और अयाशी मार रहे हैं। उनके
उनके हाथों से वक्फ की प्रॉपर्टी को निकालकर सामान्य लोगों को उनका बेनिफिट मिले। बस एक ये तर्क जो वो नीलम बिटिया ने जो बात की थी, आखिर भारत में जो मुस्लिम समाज है उनको भी तरक्की करने का इतना ही हक है जितना दूसरे सामान्य समाज को है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट एक्सप्लॉइट करके कुछ लोग अपनी दादागिरी करेंगे तो ये मंजूर नहीं है। हम पक्षधर है कि भारत में जो आम मुस्लिम समाज है वो भी बराबर का हक रखता है तरक्की करने के लिए, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये कुछ लोगों ने जो इस पे मिल्कियत का दावा करके हजारों करोड़ रुपया कबल किया है, लेकिन सुरेंद्र जी, विपक्षी पार्टियों का ये तर्क है कि आपने इन अमेंडमेंट्स के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को कितना कॉन्फिडेंस में लिया है? क्या हर एक मुस्लिम समुदाय के शख्स को ये पता है, हर एक मुसलमान को ये पता है कि क्या अमेंडमेंट्स होने वाली हैं, किस तरह से प्रावधान किए गए हैं? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्रोसीजर्स हैं वही प्रोसीजर्स भारत में सबको सब कामों के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। ये मुस्लिम और हिंदू ये अलग अलग बांटकर इस तरह से बांटना जो लोग बांटते हैं वो शायद टू नेशन थ्योरी के माइंडसेट से रह रहे हैं। हम लोग जब भारत के दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से हम लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ द कंट्री, वी आर नॉट हिंदूज, मुस्लिम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हर मामले में हम अपने आप को डिवाइड करेंगे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल ये लिखा है, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया जो सबके लिए एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर सबके लिए रखा जाएगा। ठीक है जगदीप जी, किसी को कम नहीं आका जाएगा। ठीक है, कांग्रेस से ले लेते हैं इसका जवाब। जगदीप जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले होल्ड पे चले गए थे जी। जगदीप जी आप अनम्यूट कर लें एक बार, शायद अपने आप को, आप म्यूट पे ना हो कहीं। जी मेरी आवाज? जी जी जी, मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके की परिस्थिति में ये किस असमंजस में बात कर रहे हैं। टू नेशन की थ्योरी आपके वैचारिक पुरोधों ने दी थी जो सिंध और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर बैठे थे। तो बराए मेहरबानी सब्जेक्ट पर रहिए। मैं फिर से बता दूं, यहां पर यह कहा जा रहा है सेक्शन 40 का और सेक्शन 14 का हवाला देकर कि महिलाओं को राइट नहीं है। अरे मैं अभी आपको मैम बड़े आदर से बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, बिल्कुल दरख्शां अंद्राबी है जी, दर्शक अंद्राबी है। अब दूसरी बात देखिए, मैं फिर से ठीक है जगदीप जी, इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो दर्शकों को बतानी जरूरी है। लोकसभा में बिल पेश होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपको सीधे दिखा रहे हैं। वक्फ की तश्कील में दफा 3A2 उसके 22 विरासत के हकूक को खत्म कर दिया गया है। नंबर 4 दफा 3C का इजाफा, जिसके मुताबिक कलेक्टर या कोई मुतय्यन ऑफिसर यह फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ की है। नंबर 5 दफा 3C2 उसके तहत में यह शख्स कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाए। नंबर 5 लिमिटेशन के कानून से वक्फ जायदाद मुस्तस्ना थी, उसको हटा दिया गया है। तो इससे वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी 12 साल से ज़्यादा जिन वक्फ जायदादों पर कब्जा है पूरे हिंदुस्तान में, उन सब के मालिक जो काबिल हैं वही हो जाएंगे। नंबर 7 दफा 104 का खात्मा, जो कि वक्फ जायदाद के इस्तेमाल के मकसद से मुताल्लिक है। ये तमाम मामलात बहुत ही संगीन हैं जो कि 2024 के तरमीमी बिल के जरिए उठाए गए हैं और उनसे वक्फ का पूरा निज़ाम ही तब्दील हो गया है। JPC में उन अहम नताइज के हामिल मामलात और अफेयर्स पर कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि बाज़ मामलात को JPC ने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर दफा 3C2 में कलेक्टर के बजाय मुतय्यन अफसर जो सरकार
नॉमिनेट करेगी किसी भी ऑफिसर को, वो उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या होता है। ये और ज़्यादा बिगड़ गया है, जो कि सूरत हाल को मजीद अबतर कर देगा। एतराज़ कलेक्टर के किरदार को बना, कलेक्टर के कैरेक्टर को ऊपर हमें एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ इस बात के ऊपर है कि वक्फ का निज़ाम में एक मुतय्यन ऑफिसर की शमूलियत के ऊपर था, जो कि ज़्यादातर मामलात में हुकूमत के हक़ में ही फैसले देगा। JPC ने वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बराए इस्तेमाल और लिमिटेशन के बारे में जो तजावीज़ पेश की हैं, उनके मुताबिक आइंदा उस पर अमल होगा। ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इससे वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ में कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा, क्योंकि हर तरमीम पर अमल आइंदा ही होता है। लिहाजा ये तजवीज़ जो है बेमाना है। ये कहना कि अब उस पर जो वक्फ बाय यूज़र आइंदा उस पर यह कानून लागू होगा। कानून जब भी बनता है तो आने वाले वक्त ही में लागू होता है, तो ये कहना बिल्कुल बेमाना है एक तरीके से। JPC की जानिब से तरमीम की दूसरी मिसाल ये है कि अब वक्फ की तश्कील या वक्फ का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मजहब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक हासिल है ये कहने का? JPC ने यह भी इजाफा किया कि वाकिफ को जाहिर करना होगा कि वो इस्लाम पर कारबंद है। JPC ने इस शर्त को बदतर बना दिया है। असल एतराज़ ये था कि वाकिफ के मुसलमान होने की शर्त से मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा उस शर्त को हज़फ कर देना चाहिए। एक और मिसाल ये है कि दफ़ा 32A(2) में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक वक्फ अलल औलाद की तश्कील के बाइस वरसा के हकूक़ विरासत में ख़त्म हो जाएंगे। एक तरीके से एतराज़ इस दफ़ा पर था कि अब से JPC ने यह इजाफा कर दिया है कि कानूनी हकूक़ के मालिक किसी शख्स के कानूनी हकूक़ से इस अमल से मुतासिर नहीं होंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्फ तरमीमी बिल से जो निज़ाम जरम भरम हुआ है, उस पर मौजूदा वक्फ कवानीन की रोशनी में नज़रसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। JPC ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और ज़्यादातर दफ़ात और शराइत बिजनसी बरकरार है, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि JPC महज एक फरेब है और एक धोखा है, और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। JPC ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा। ज़्यादातर दफ़ात और शराइत बिजनसी बरकरार है। हमारा एहसास है कि JPC महज एक फरेब थी। बुनियादी उमूर की रोशनी में वक्फ कानून में की इस्लाह होनी चाहिए थी, और हमारे मज़कूरा बाला मारूज़ात में से किसी को भी पेश नज़र नहीं रखा गया जो कि उनको रखना चाहिए था। ये बात मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में आप सब हज़रात के सामने पेश की। ये मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत ब्रीफली आपको समराइज किया। देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पर बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है, और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल BJP के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है, और इस पर JPC के जो हवाले किया गया था, जो एतराज़ात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करते वक्त जताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे JPC के हवाले किया गया था। JPC ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने JPC के तमाम लोगों से मुलाकात की,
हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीज़ों को एड्रेस करेगी। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज़्यादा सख्त बनाकर लाया गया। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मीन्स गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हक में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर और ट्राइब्यूनल बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ जी, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो ठीक 15 मिनट का समय बचा है जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में 15 मिनट के बाद वक्फ बिल पेश हो जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो 15 मिनट बाद 11:45 हो रहा है, यानी कि ठीक 15 मिनट बाद लोकसभा में ये बिल पेश हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर महाबहस छिड़ी हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर पूरी तरह से विरोध में है। इसे कई तरह की तल्ख टिप्पणियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल को लेकर की गई हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक धोखा है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। इकोनॉमिकली रिलीजियसली मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। ये बीजेपी के कम्युनल एजेंडे से इंस्पायर्ड है, उससे मोटिवेटेड है। ये बड़ा आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लगाया है। इस बीच जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से कम्युनल डिसहार्मनी को भी बिगाड़ सकती हैं। जगदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। जगदीप जी, जिस तरह के आप केस स्टडीज की बात कर रहे थे, उस तरह की कई स्टेट केस स्टडीज सामने आई हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों की खेतों में मजार बना दी गई, मस्जिद बना दी गई और कुछ समय बाद वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, मालिकाना हक ले लिया। इसी तरह से गुजरात में भी एक मार्केट का मामला था जो कहीं ना कहीं, मुझे नाम याद इस वक्त नहीं आ रहा है, जामनगर में रतनबाई मस्जिद मार्केट। इस तरह से कई केस स्टडीज जो आपने गिनाई वो केस स्टडीज तो हमारे पास भी हैं, लेकिन जो एक परसेप्शन गढ़ी जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कम्युनल डिसहार्मनी का जिक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। Ma'am, I beseechingly implore you, please let me have a span of period so that I can explicate it properly. And I sincerely appreciate that finally you had shown the stance of concerned Muslim board. My first question, as I had already explicated, मैंने सेक्शन 40 दफा 40 का जिक्र किया, जो अभी बोर्ड मेंबर्स ने भी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। अब देखिए जो बात आप कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलीगल इंटिमिडेशन, मे आई आस्क यू दैट वेदर द मोदी गवर्नमेंट विल try to demolish that residential building of Mr. Ambani, which is on Waqf Board's land. My point is it, ये पहली तो बात हमें समझना होगा, ये तमाम चल और अचल संपत्तियां मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने समाज को दान की हैं। ये कोई सरकारी जमीनें नहीं है। फिर भी अगर सरकार पारदर्शिता चाहती है तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों गैर मुस्लिम लोगों को इसमें डाला जा रहा है?
क्यों जो कंसर्न्ड जिला स्तरीय अधिकारी है उनको वो पावर्स रेवेन्यू की दी जा रही है? क्यों यहां पर महिलाओं के अख्तियार जो पहले से है उनको दिग्भ्रमित करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महिलाएं नहीं है? और मैं यहां आपसे एक बात और बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा मोहतरमा, जिस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज को घुसपैठिया बता दे, कपड़ों से पहचानने की बात करें, अभी हाल हरियाणा में मुस्लिम समाज की ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई, संभल में जो हुआ पूरे देश ने देखा। आलम यह है कि आज एक तरफ भारत खोदो योजना के तहत हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की बात हो रही है और मोहन भागवत को कहना पड़ा कि इसे बंद कीजिए। कभी औरंगजेब का भूत जो है वो 300 साल पुरानी दफन कब्र में से निकालने की बात की जाती है। देखिए, हमें समझना होगा ये एक पूरी तरह से धर्म विशेष का निजी मामला है। फिर भी अगर सरकार कहीं पर कोई संशोधन चाहती है, मैं 1 मिनट आपका और लूंगा, एक रिकमेंडेशन है इसमें जो मैं समझता हूं काबिल तारीफ है, मैं बताना चाहता हूं। अगर वो सही है जो सरकार कह रही है कि अगर किसी महिला जिसका कोई आगे वारिस नहीं होता वो अपनी संपत्ति जो है पहले बकौल भाजपा जो वक्फ बोर्ड था वो अपनी जद में ले लेता था, उस पर पोजेशन ले लेता था, अब उसकी सहमति चाहिए होगी। अगर ये सच है तो ये काबिल तारीफ है। लेकिन रेस्ट ऑफ द 39 रिकमेंडेशंस व्हिच वाज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय जेपीसी मस्ट बी कंडेम्ड। मैं दोबारा से कहना चाहता हूं, ये ना केवल इस देश के संविधान पर हमला है, मैं इसके साथ साथ फिर से बता दूं कि 1994-5 में जब नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट ने वो रिकमेंडेशंस करके वक्फ को ना केवल कुछ अधिकार दिए थे बल्कि उसकी शक्तियों को, उसके पोजेशन को भी संविधान के कथानुसार नियमित किया था। बिल्कुल बिल्कुल जगदीप जी, लेकिन अब ये बिल पेश होना है अब से कुछ ही देर बाद। आपके तर्क हैं, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है किरेन रिजिजू ने भी ये कहा कि अगर आपको विरोध करना है तो तर्क के आधार पर करिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बिल का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया है। मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश हो रही है, ये उनका कहना है। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, वक्फ में चल रहा भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान है वक्फ बिल को लेकर, और उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं और इसे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस बिल का समर्थन किया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी जमीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा और उसमें लगेगी, तो उसमें एजुकेशन है, फलाह बहबूद के काम है, वो सब काम होंगे। और इससे जो लोगों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खास तौर पर ओवैसी साहब मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करते रहे और उन्होंने मुसलमानों के दरमियान बहुत गलतफहमी पैदा की और ये कहा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी, जबकि इस संशोधन बिल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से न डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को कोई खतरा लायक नहीं है।
तो शहाबुद्दीन रिजवी ने इस बिल का समर्थन किया और कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रही है, मुसलमानों को डराने की ये साजिश है, कोशिश है। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और जिन बुजुर्गों ने अपनी जमीनों को वक्फ किया था ये सोचकर कि मुसलमान का भला होगा, मुस्लिम समुदाय का भला होगा, उनके साथ ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन अब वो ये उम्मीद करते हैं कि जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को पारित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को वो लाभ मिलेगा जिस मंशा से उनके बुजुर्गों ने, उनके पुरखों ने अपनी जमीनों को वक्फ किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। आगा सईद मुश्तबा साहब हैं, रिलीजियस लीडर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगा सईद मुश्तबा साहब, बहुत स्वागत करती हूं आपका इस्तकबाल। क्या कहेंगे आप जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के बीच ही दो मिली जुली, दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है और काफी ज्यादा है। इसमें जो हमने अभी तक देखा वो जो है पॉलिटिकल एलिनेशन की बिना पर इसकी इंटरप्रिटेशन की गई। वक्फ एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल हमारे जो है दीन के साथ जुड़ी एक बात है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हमारी जूरिस्प्रूडेंस अपने रिलीजन्स में होती है जिसके तहत हम नमाज पढ़ते हैं। जैसे नमाज हमें काबा की तरफ मुंह करके ही जो है पढ़ी जा सकती है, नमाज से पहले हमें वुजू करना जरूरी है। इसी तरह रोजा जब हम रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क है हमारे दीन में कहा गया है कि आप रोजा रखते हैं, आपका रोजा कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, किस किस चीज की जो है ममानियत इस टाइम के दौरान होगी। इसी तरह वक्फ का भी मामला जो है हमारे जो है जूरिस्प्रूडेंस में बिल्कुल वाज़िया किया गया है कि क्या चीज वक्फ हो सकती है, किस किस चीज के लिए वक्फ किया जा सकता है। और बुनियादी बात जो इसमें एक कॉमन है, मुश्तरक है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे वक्फ हो, वो ये है कि ये सब काम जो है इबादत के तौर अल्लाह के लिए किए जाते हैं। इसी तरह जो वक्फ का मामला है, जिन्होंने भी आज तक वक्फ किया है वो इसी बुनियाद पर किया है कि मैं अपनी जो है अपनी जाती प्रॉपर्टी जो है एक मकसद के लिए अल्लाह के लिए ये वक्फ करता हूँ, अल्लाह के लिए ये सर्व करता हूँ। और ये चीज मुसलमानों में 1400 सालों से होती आ रही है, चाहे मुसलमान कहाँ भी जिंदगी कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है। अब जब आज हम इस अमेंडमेंट को आज देख रहे हैं, जो बिल पेश की गई है आज पार्लियामेंट में, बुनियादी तौर अगर खुद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, उसमें हम सीधा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस हम इसमें हम देख रहे हैं, जहाँ पे आर्टिकल 26 की वायलेशन हम देख रहे हैं, जहाँ पे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इंश्योर किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि एक हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हर किसी को। ठीक है, यानी सईद साहब, हम ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं इसके विरोध में, आपको लगता है कि ये मुसलमानों का जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका हनन है, उसके विरोध में है। मैं आपके पास आऊंगी सब लौट के, लेकिन इस बीच मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तस्लीम रहमान साहब। रहमान साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या राय है इसको लेकर जो इस वक्त अभी हो रहा है, हालांकि बिल पेश होना अभी बाकी है संसद में? बिल अगले 2-3 मिनट में पेश हो जाएगा और जो पिछला बिल आया था 2024 में उसके मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है। जो आज हमने ड्राफ्ट देखा है, फ्रेश ड्राफ्ट जो लोकसभा में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी एक बहुत बड़ा मसला ये है कि एक तो जो वक्फ बोर्ड नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, स्टेट की या सेंटर की, वो नॉमिनेटेड बॉडी होगी। ऑब्वियसली जो सरकार के पसंदीदा लोग होंगे वही नॉमिनेट होंगे, लेकिन उसके पास भी इख्तियारात क्या है? बोर्ड को कोई इख्तियार नहीं बचा है, इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है, चाहे वो कलेक्टर हो या उनके ऊपर के अफसरान हो, उनको दे दिया। एक बात। दूसरी बात, बड़ा जो इसमें समस्या है वो ये है कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट भी या कोई भी किसी जमीन पे एतराज कर दे कि ये वक्फ लैंड नहीं है, हमारी लैंड है,
तो जिस वक्त ये एतराज दाखिल होगा उसी वक्त से वो वक्फ लैंड होना बंद हो जाएगी। यानी अब वो कोर्ट में 10 साल चले 20 साल चले मुकदमा, तो सरकार ने अगर दावा किया तो सरकारी जमीन हो जाएगी जब तक के अदालत उसका फैसला ना करे। अब अदालत कैसे फैसला करती है तो सबको मालूम है, 10-15 साल लग जाते हैं। तब तक तो वो जमीन पे वो यूज जो सरकार है वो लेकिन रहमान साहब आप तो फिर सीधे रहमान साहब ऐसे तो आप ब्यूरोक्रेसी पर भी, उन अधिकारियों पर भी, उन डीएम्स पर भी, क्योंकि जिस तरह से प्रावधानों का जिक्र किया गया है उसमें आईएएस लेवल के, अगर डीएम की बात करें तो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, तो फिर ये तो सवाल पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी पर है। आप तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे पास उसके लिए जो साबित तजुर्बात हैं उसी की रोशनी में कर रहे हैं। के नायर साहब 1949 और 50 में फैजाबाद के डीएम थे। उन्होंने यही किया था जो प्रोविजन इस बिल में मौजूद है, यही काम किया था उन्होंने। उसके बाद वो बहराइच से मेंबर पार्लियामेंट होके आ गए। 715 डीएम्स और कलेक्टर्स हैं देश में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। वो सबके सब होड़ में लग जाएंगे कि कितनी बड़ी से बड़ी जमीन उठा के हम सरकार को दे दें और फिर पार्लियामेंट के मेंबर बन जाए। और इसी तरीके से आप देखिए, डीएम तो बहुत बड़ा अफसर होता है, यहाँ तो पुलिस के छोटे छोटे अधिकारी जमीनें उठा के और वो भूमि पूजन किए दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में ये प्रोविजन सबसे ज्यादा मेरे नुक्ता नजर सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है, एतराज करने का हक है सबको, कोई भी एतराज कर सकता है, इंडिविजुअल भी गवर्नमेंट भी, लेकिन स्टेटस को मेंटेन कीजिए ना। फिर जब तक किसी का भी आप कब्जा ना मानिए, ये ना कहिए कि आप वक्त का कब्जा नहीं रहा तो सरकार का हो गया, फिर आप रखिए जब तक कि गवर्नमेंट कोई उसमें डिसीजन न ले ले, तब तक स्टेटस को मेंटेन कीजिए उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एतराज इस पर कई चीजों को लेकर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आगा सईद मुज्तबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल एलिनेशन से इसको देखा जा रहा है, एक तरह से पॉलिटिकल चश्मे से इसे देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकसभा में अब से कुछ ही मिनटों बाद, चंद सेकंड्स के बाद कहा जा सकता है कि इस बिल को पेश किया जाएगा और उस बिल के बाद, पेश होने के बाद जो बहस होगी उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। इस बीच जगदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ आगा सईद मुज्तबा साहब भी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ तस्लीम रहमान साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आप